हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज का हमारा टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट एंड जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक लैंग्वेज में समझेंगे इसको। इंट्रोडक्शन से समझते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जो हमारा उच्च न्यायालय है दिल्ली के अंदर, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का जो एक सुप्रीम कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी। न्यायिक प्राधिकार जिसके पास सबसे ज़्यादा है, अथॉरिटी सबसे ज़्यादा है, वो कौन सा कोर्ट है? सुप्रीम कोर्ट कंट्री का। सर्विंग एज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे सर्व करता है भारत को? कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक रक्षक है, गार्डियन है। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पावर्स उसके पास है जुडिशियल रिव्यू की, इंपॉर्टेंट है, विच इनेबल्स इट टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉज, कि क्या मतलब न्यायिक पुनरावलोकन जिसे कहते हैं, बार बार देखा जा सकता है, रिव्यू किया जा सकता है। ये इस चीज़ को इनेबल करता है कि एग्जामिन करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है, संवैधानिकता है ना, जो लॉज की, कि लॉ सही है या नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कानून बने हैं या नहीं है, एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो कार्यपालिका एक्शंस कर रही है, क्या ये सब संविधान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं या नहीं, वो चीज़ को रिव्यू कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। जुडिशियल रिव्यू इंश्योर द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो न्यायिक पुनरावलोकन है वो इस चीज़ को इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी बनी रहनी चाहिए कंट्री में, हर चीज़ उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। द प्रोटेक्शन, उसकी रक्षा ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। एंड द मेंटेनेंस ऑफ द फेडरल बैलेंस, और हमारे जो यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर है जिसमें स्टेट्स, यूनियन और सबको अपने अपने अलग अलग राइट्स दिए हुए हैं, वो एक बैलेंस में काम कर रहे हैं, सेंटर कहीं हावी तो नहीं हो रहा है ना स्टेट के ऊपर, ये चीज़ को इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है। इस आंसर्स के अंदर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की, सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू को देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, की केसेस और इम्पैक्ट क्या है इंडियन डेमोक्रेसी पर, वो देखेंगे। स्टार्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड ओवरव्यू के रूप में हम इसे देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 26 जनवरी 1950 के अंदर इस्टेब्लिश होता है सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 124। इसका आर्टिकल कौन सा है? 124, ठीक है, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का 124वां आर्टिकल कहता है कि भारत के अंदर 26 जनवरी 1950 को एक सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ है एंड इट इज़ अ फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की व्याख्या करने का फाइनल अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। इससे ऊपर भारत के अंदर कोई भी निर्णय लेने की शक्ति किसी के पास भी नहीं है। तो फाइनल इंटरप्रेटर कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन का व्याख्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन की, एंड हैज़ द पावर टू एडजुकेट डिस्प्यूट, कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने का किसके पास पावर है? बिटवीन यूनियन और स्टेट में ऐसा कोई कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती है सेंटर और स्टेट में, तो कौन सुनेगा? सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। हियर अपील्स, जितनी भी अपील होती है उनको सुनना, एंड इशू रिट्स करना, इशू करना, रिट्स होती है हमारी जो इंपॉर्टेंट ऐसी रिट्स जो आर्टिकल 32 में मेंशन है उसको जारी करना, फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स के हनन हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट रिट्स जारी करती हैं, ओके, जिससे हमें सुरक्षा मिलती है। कॉम्पोजिशन देखते हैं, इसका निर्माण कैसे, क्या क्या है स्ट्रक्चर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर जजेस, कौन से? 33 जजेस होते हैं इसमें, ठीक है। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहता है और एक बाकी 33, तो 33 + 1 = 34 टोटल जजेस होते हैं। जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट को, लेकिन ये तो सिर्फ नाम के लिए है, बाकी ये लोग अपने आप में डिसाइड करके, कॉलेजियम सिस्टम चलता है जहाँ जजेस की जूरी बैठ के अपने आप में डिसाइड करती हैं अपने आने वाले सक्सेसर्स को। दे सर्व अंटिल द एज ऑफ 65 एज तक वो सर्व कर सकते हैं। जुरिस्डिक्शन, क्षेत्राधिकार की बात जब हम करें, कहाँ तक रहता है सुप्रीम कोर्ट का? तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन तो है, आर्टिकल 131 में दिया हुआ है कि वास्तव में ओरिजिनल क्या है, यानी नॉर्मली साधारण ही क्या होता है? डिस्प्यूट बिटवीन यूनियन और स्टेट, मान लीजिए सेंटर और स्टेट के बीच में कोई ऐसी लड़ाई हो गई तो आर्टिकल 131 कहता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की पावर है, ठीक है। फिर अपीलिएट जुरिस्डिक्शन क्या होता है? आर्टिकल 132 से 136 अपील कर सकता है अगेंस्ट डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट्स, मतलब ऐसे कोर्ट्स जो गलत डिसीजन ले रहे हैं, लोअर कोर्ट्स है, उनके अगेंस्ट अपील करना, ओके। अपीलिएट जुरिस्डिक्शन की पावर है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, सलाहकार के रूप में हम क्षेत्राधिकार बताएं तो आर्टिकल 143 में मेंशन है।
द प्रेसिडेंट में सीक द सुप्रीम कोर्ट्स ओपिनियन, क्योंकि प्रेसिडेंट को ज़रूरत पड़ती है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस की, इसलिए ये एडवाइजरी का काम भी करती है, प्रेसिडेंट को एडवाइस भी करती है। रिट जुरिस्डिक्शन जो आर्टिकल 32 के अंदर है, हमारे फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए जारी कर सकती है, तो ये इंपॉर्टेंट जुरिस्डिक्शन है हमारे सुप्रीम कोर्ट का। अमॉन्ग दीज जुडिशियल रिव्यू फॉल्स अंडर बोथ रिट जुरिस्डिक्शन, इसके अंदर रिट जुरिस्डिक्शन में आता है एक तो हमारा न्यायिक पुनरावलोकन और एक अपीलिएट जुरिस्डिक्शन में लोअर कोर्ट्स के अंदर। अगर लोअर कोर्ट्स गलत निर्णय दे देती है जो कि संविधान की व्याख्या नहीं करता, तो सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन लेती है। तो जो जुडिशियल रिव्यू दोनों के अंदर आता है, अपीलिएट में और रिट में आता है। अलाउइंग द कोर्ट टू स्ट्राइक डाउन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड एग्जीक्यूटिव, ऐसे लॉज को ख़त्म कर दो, ऐसे लॉज पर एक्शन लिया जाता है जो कि असंवैधानिक होते हैं, संविधान की हनन करते हैं संविधान को। अब हम पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है जुडिशियल रिव्यू, जो इसका कॉन्सेप्ट और स्कोप पढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू रिफर्स टू द पावर, ऐसी पावर्स जो कि इंपॉर्टेंट होती है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की पावर, टू एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ लेजिस्लेटिव, ऐसी पावर को कहा गया है जुडिशियल रिव्यू जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के पास होती है। इस चीज़ को एग्जामिन, मूल्यांकन करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए, वैलिडिटी है कि नहीं है आपके एक्शंस, जो आप एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, पार्लियामेंट जो एक्शंस लेती है वो वैलिड है या नहीं है, ठीक है, इन लाइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो नहीं है ना कहीं। इफ़ एनी लॉ, कोई भी कानून और एक्शन, कोई भी ऐसा कार्य जो वॉयलेट करता है संविधान को, हनन करता है, द कोर्ट कैन डिक्लेयर इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो कोर्ट क्या करेगी, उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी, असंवैधानिक डिक्लेयर करने के बाद उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ओके, नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखते हैं जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन के लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, ऐसे कौन से संविधान में दिए हुए हैं ऐसे प्रोविजंस। जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया डेराइव फ्रॉम द मल्टीपल आर्टिकल से लेकर आया गया है जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल 13 कहता है एनी लॉ वायलेटिंग फंडामेंटल राइट, अगर कोई भी ऐसा कानून जो हमारे मूलभूत मौलिक अधिकारों का हनन करेगा तो वो अपने आप में पूरा नल वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आर्टिकल 13 में बात की गई। आर्टिकल 32 में रिट है और 226 में क्या है, हाई कोर्ट की रिट्स हैं। तो रिट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, सुप्रीम एंड हाई कोर्ट्स, रिट जारी होती है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। आर्टिकल 131 ऑडियंस और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ओवर फेडरल डिस्प्यूट होता है फेडरल में, ठीक है, तो वहाँ पर भी जुरिस्डिक्शन है, अधिकार है। आर्टिकल 136 स्पेशल लीव पिटीशन, यानी ऐसा डिस्क्रिएशनरी अपीलिएट पावर जो होती है, ठीक है, स्वविवेक से जो लिया जाता है निर्णय, उस पर अपील कर सकते हैं ऐसे, तो यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू होता है। आर्टिकल 143 एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन टू सुप्रीम कोर्ट, ओके। आर्टिकल 246 एंड 245 लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस एंड रिपेंजेंसी ऑफ लॉज, यानी जो आर्टिकल 246 तो बात करता है कि यूनियन लिस्ट और ये सब लिस्ट होती है जिसके अंदर स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में जो जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं वही वहाँ अपना निर्णय बनाए, कोई एक दूसरे का अधिकार को ना छीने, उस पर निगरानी रखने का काम। और आर्टिकल 254 कहता है क्लैश बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, लॉज और कॉन्करेंट लिस्ट पे अगर कोई क्लैश आ जाते हैं तो कहाँ पर जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का रहेगा, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो निर्णय देगी अपने कॉम्पिटेंस के हिसाब से, और लाइक डिवीज़न ऑफ सब्जेक्ट रहता है इसमें, और इसमें रहता है टाई ब्रेकर रूल, ओके। टाइप्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू देखते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन के कितने प्रकार बताए गए हैं। जुडिशियल रिव्यू ऑफ लेजिस्लेटिव एक्शन, यानी वैधानिक तरीके के एक्शंस पर जो कानून से बनाने से रिलेटेड हैं, विधान समथिंग से रिलेटेड है, उस पर है एक तो जुडिशियल रिव्यू। एग्जामिनिंग लॉज आर मेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, कैसे लॉज बने हैं उसको एग्जामिन करना कि सही है या नहीं है, तो ये लॉज से बनने से रिलेटेड हो गए। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू ऑफ द एग्जीक्यूटिव एक्शन, कार्यपालिका से रिलेटेड कौन सा न्यायिक पुनरावलोकन है। स्क्रूटनाइजिंग गवर्नमेंट को एंड पॉलिसीज़ एंड ऑर्डर्स को स्क्रूटनाइज करना, बार बार देखना सही है या नहीं है उनकी पॉलिसीज़ जो उन्होंने बनाई है COM और PM ने मिलके, ओके। जुडिशियल रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स,
कि अगर संविधान में संशोधन हो रहा है क्या वो सही है। इंश्योरिंग अमेंडमेंट डू नॉट वायलेट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, हमारे मूलभूत ढांचे को, बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना उसको, ढांचे को खराब ना कर दे कोई अमेंडमेंट। इसका भी ध्यान कौन रखता है, जुडिशियल रिव्यू रखता है। ये 3 तरह के होते हैं। इवोल्यूशन ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया, लैंडमार्क केसेस देखने पड़ेंगे कि उससे हमें पता चलेगा कि हाँ जुडिशियल रिव्यू का ऐसे इवोल्यूशन हुआ है इंडिया के अंदर। सबसे पहले है, फर्स्ट केस है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 का केस। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, फर्स्ट केस ऑन जुडिशियल रिव्यू, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट केस है ये, किस पर, जुडिशियल रिव्यू पर, 1951 में आया था। इसमें क्या हुआ था, द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू में अपहेल्ड किया था कि पार्लियामेंट के पास पावर है अमेंड करने की कॉन्स्टिट्यूशन, इंक्लूड फंडामेंटल राइट्स में भी इंक्लूड की जा सकती है। ओके, फिर है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस कब आया था, 1967 का केस है। ये केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरटर्न शंकरी प्रसाद रूलिंग, इस शंकरी प्रसाद का जो रूलिंग केस था उसको ओवरटर्न कर दिया गया। हेल्ड बाय द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड, ये पहले तो कहता है अमेंड कर सकता है फंडामेंटल राइट्स में, बाद में ये वाला केस गोलकनाथ का केस कहता है नहीं, फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट नहीं हो सकता आर्टिकल 368 के अंडर। ओके, फंडामेंटल राइट्स में अमेंड नहीं हो सकता, पार्लियामेंट नहीं कर सकती। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोड्यूस बेसिक स्ट्रक्चर, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस करता है जिसके साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती। पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन कर सकती है बट इट कैन नॉट, बिल्कुल भी टच नहीं कर सकती, बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्राइन को खराब नहीं कर सकती है। जुडिशियल रिव्यू वाज अपहेल्ड एज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, और जुडिशियल रिव्यू कैसे काम करता है कि वो तो एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, उसे भी बदला नहीं जा सकता। फिर है मिनेरवा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस जो कब आया था, 1980 में। स्ट्रक डाउन अमेंडमेंट दैट कर्टेल जुडिशियल रिव्यू, ऐसे अमेंडमेंट को बंद कर दो जो जुडिशियल रिव्यू को कर्टेल्ड, मिसयूज करते हैं, खराब करते हैं। रीअफर्म द बेसिक स्ट्रक्चर, फिर से बेसिक स्ट्रक्चर पे बात उठी और रीअफर्म किया गया उसको। फिर हम देखते हैं फिफ्थ केस, एसआर बॉम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 1994 के अंदर आया था। इसमें क्या कहा गया था, जुडिशियल रिव्यू एक्सटेंडेड, बढ़ा दो प्रेसिडेंट्स रूल्स अंडर आर्टिकल 356 में भी पता होना चाहिए कि जहाँ जहाँ प्रेसिडेंट का रूल लगता है वहाँ पे भी जुडिशियल रिव्यू को बढ़ाओ कि क्या सही में लगाने लायक है प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 356 नेशनल इमरजेंसीज के जो अंडर आता है। ओके, फिर है जिसे स्टेट इमरजेंसी भी हम कहते हैं। स्ट्रेंथन फेडरलिज्म को, संघवाद को और मजबूत करता है जुडिशियल रिव्यू, ये वाला केस कहता है। रिस्ट्रिक्टिंग आर्बिट्ररी डिसमिसल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स, ऐसे आर्बिट्ररीली जो निर्णय होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट लेती है उसको भी रोकता है, रिस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, तो ये बॉम्बे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। फिर है एक केस IR केलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस, 2007 का केस है, जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड। लॉज प्लेस्ड 9th schedule beyond judicial scrutiny can still be reviewed if they violate the basic structure। 9th schedule में ऐसे जुडिशियल, ऐसे केसेस जो प्लेस्ड है 9th schedule में बियॉन्ड जुडिशियल स्क्रूटनी हैं, लोग जुडिशियल ने उन्हें देखा नहीं है, फिर भी वो रिव्यू हो सकते हैं। इफ़ स्टिल दे वॉयलेट, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को ख़राब करते हैं तो फिर से चेंज हो सकता है उसमें। फिर है केस पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, 2017 का केस है ये। रिकॉग्नाइज राइट टू प्रिवेसी एंड फंडामेंटल राइट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है आर्टिकल 21 के अंदर। ठीक है, स्ट्रेंथन जुडिशियल रिव्यू इन प्रोटेक्टिंग सिविल लिबर्टीज़, यानी पहले तो राइट टू प्रिवेसी का केस आता है, जुडिशियल रिव्यू फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21 के अंदर, और फिर स्ट्रेंथन करता है न्यायिक पुनरावलोकन को कि सिविल लिबर्टीज़ को भी प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। अब हम देखते हैं जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच, इन तीनों के अंदर क्या क्या अंतर है। एक बहुत कंफ्यूजिंग करता है कि हैं तो ये तीनों जुडिशियल ही, ठीक है, जुडिशियल जुडिशियल जुडिशियल, बट ये वर्ड जो है ना इनकी, ये इंपॉर्टेंट है। क्या अंतर है, जुडिशियल रिव्यू वर्सेस जुडिशियल एक्टिविज्म पहले हम देखते हैं। जुडिशियल रिव्यू अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है, यानी कि एक ऐसा निकाय है जो संवैधानिक है, मैकेनिज्म है टू चेक लेजिस्लेटिव, वो ये चेक करता है कि जो लेजिस्लेटिव है
और एग्जीक्यूटिव है वो उनके एक्शन सही हैं या नहीं है उसको सिर्फ रिव्यू करता है। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या करेगा, प्रोवोकेटिव, ज़्यादा उत्तेजित होता है, रोल होता है उसका बहुत ज़्यादा प्रोवोकेटिव होता है जुडिशरी के अंदर इन इंटरप्रिटिंग लॉज फॉर पब्लिक वेलफेयर। ये कल्याण का काम करता है, लोगों के कल्याण के लिए आवाज़ उठाता है। एक्टिवली पार्टिसिपेट करना मतलब एक्सपेंडिंग राइट्स थ्रू पब्लिक इंटरेस्ट, PILS जो लिटिगेशन होते हैं उसके एक्सपेंड हो जाती है उसमें, और फिर वो काम करता है। तो जुडिशियल रिव्यू वर्सेस जुडिशियल ओवर रीच क्या होता है? जुडिशियल ओवर रीच का मतलब है व्हेन कोर्ट्स एक्सीड्स देयर कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स, कि ऐसे कोर्ट्स जो एक्सीड हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट से, एंड इंटरफेयर विद पॉलिसी मेकिंग, और क्या पता लॉ जो कोर्ट्स होते हैं वो पॉलिसी मेकिंग में इंटरफेयर करने लग जाए, जबकि पॉलिसी मेकिंग तो उनका अधिकार क्षेत्र से बाहर है, वो काम तो पार्लियामेंट का है। तो उस टाइम विच इज़ डोमेन ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, फिर कौन, वो किसका काम है, विच इज़ द डोमेन ऑफ द लेजिस्लेचर, जो कौन करेगा, विधान पालिका करेगी, एग्जीक्यूटिव करेगी। जहाँ कोर्ट एग्जिट करती है अपने लिमिट से वहाँ जुडिशियल ओवररीच उसे कहा जाता है। एग्जाम्पल लाइक सुप्रीम कोर्ट्स बैन्स एंड फायर क्रैकर ड्यूरिंग दिवाली। मान लो सुप्रीम कोर्ट है, उसने फायर क्रैकर्स को बैन किया था, जुडिशियल क्या है तो जुडिशियल ओवररीच के अंदर एग्जाम्पल देखते हैं, पटाखे जो होते हैं उनको बैन कर दिया ड्यूरिंग दिवाली, वॉज क्रिटिसाइज्ड एज जुडिशियल ओवररीच। कि उन्हें क्या मतलब है भाई, ऐसे सुप्रीम कोर्ट बैन नहीं कर सकती है किसी भी चीज़ को, क्योंकि वो पॉलिसी में आता है तो क्रिटिसाइज किया गया था उसे। ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू देखते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। अपहोल्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम अथॉरिटी मानते हैं, इसीलिए ये अधिकार दिया गया है। एंश्योर दैट ऑल लॉज कन्फर्म कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, सबकी पालना करे, सारे प्रिंसिपल सिद्धांतों की फॉलो हो। प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका प्रोटेक्शन होना ज़रूरी है। एक्ट्स एज अ सेफ गार्ड, सेफ गार्ड यानी होता है रक्षा करे गार्जियन के तौर पर। स्टेट एक्शंस इन्फ्रिंज नहीं होने चाहिए, हमारी सिविल लिबर्टी की रक्षा हो, ठीक है। मेंटेनेंस फेडरल बैलेंस, यानी प्रिवेंट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम इनरोचिंग ऑन स्टेट पावर्स, की जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना वो अपना दबदबा ना बनाए। मेंटल फेडरल बैलेंस, सबको अगर अधिकार मिला है संघवाद में कि स्टेट अपना काम करो और सेंटर अपना काम करो, तो सेंटर को क्या अधिकार है कि वो स्टेट पर अपनी डोमिनेंस बनाए, कोई अधिकार नहीं है। तो इस चीज़ पे जुडिशियल रिव्यू का ज़रूरी आ जाता है। चेक्स लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन कौन करता है, जुडिशरी करती है। प्रिवेंट आर्बिट्ररी गवर्नमेंट अपने आप में ज़्यादा अराजक ना बन जाए, बहुत आर्बिट्ररी फॉर्म में काम ना करे, अपनी मनमानी ना करे। स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी, को स्ट्रेंथन करना, मजबूत करने पे जुडिशियल रिव्यू काम आता है, सिग्निफिकेंस है इसकी। इंश्योर द रूल ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 14, कानून से ऊपर कोई नहीं है, सब कानून के सामने बराबर है। प्रिवेंट मेजोरिटेरियन एक्सेस, बहुमतता दी जाती है कानून को, ठीक है। क्रिटिसिज्म देखते हैं जुडिशियल रिव्यू का, क्या क्रिटिसिज्म है। अनइलेक्टेड जजेस रिव्यूइंग लॉज, ऐसे जजेस जो कि अनइलेक्टेड है, जिन्हें किसी ने चुना भी नहीं है, वो लॉ को रिव्यू कर रहे हैं। तो रेजेस कंसर्न अबाउट जुडिशियल सुप्रीमेसी ओवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, तो इसका मतलब जो लोग चुनकर आए हैं उन्होंने कोई लॉ बनाया है लोगों की फ़ायदों के लिए, ठीक है, लेकिन उनको कौन ख़त्म कर दे रहे हैं, ऐसे जजेस जो चुन के भी नहीं आए हैं। तो इसीलिए एक पॉइंट है क्रिटिसिज्म, आलोचना होती है। सब्जेक्टिविटी इन इंटरप्रिटेशंस, जैसे कि द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो है इज़ नॉट एक्सप्लिसिटली डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर को पूरा अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया है अलग तरीके से। लीडिंग टू वेराइंग इंटरप्रिटेशंस, अलग अलग व्याख्याएं दी गई है क्या है बेसिक स्ट्रक्चर, तो वो थोड़ा सब्जेक्टिव हो जाता है, अपने आप सब अपने तरीके से उसे सब्जेक्टिवली इंटरप्रेट करने लग जाते हैं। जुडिशियल ओवर रीच क्या होती है, यानी कोर्ट सम टाइम इंटर इनटू पॉलिसी मेकिंग, कोर्ट्स के पास अधिकार नहीं है पॉलिसी बनाने का, लेकिन एंटर कर लेती है पॉलिसी मेकिंग में, विच शुड बी डोमेन ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के डोमेन में आता है, उनके क्षेत्र अधिकार में आता है। तो क्यों कोर्ट करती है, तो डिले इन जस्टिस हो जाता है, लेंदी जुडिशियल प्रोसेस होते हैं हमारे इंडिया के अंदर, हम देखते हैं लाइक जुडिशियल रिव्यू, तो इससे क्या है पॉलिसी मेकिंग भी बहुत लेट हो जाती है, स्लो है, सम टाइम इनफेक्टिव, मतलब बिल्कुल भी कार्य क्षमता नहीं रहती उसमें। कंक्लूजन देखते हैं, और जुडिशियल रिव्यू इस कॉर्नर स्टोन रहा है भारतीय लोकतंत्र का, इंश्योर करता है गवर्नेंस कैसे काम करती है लॉ के अकॉर्डिंग, चेक अगेंस्ट आर्बिट्ररी पावर, सेफ गार्ड करती है फंडामेंटल राइट्स को। हाउएवर इट मस्ट फंक्शंस विद कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज
to avoid judicial overreach. The Supreme Court, through judicial review, has played a crucial role in shaping India's constitutional democracy, striking a balance between legislative. Okay, thus judicial review remains essential for tool preserving constitutionalism को बनाए रखने के लिए. The rule of law and democratic governance in India में अच्छे से रोल प्ले करती है संवैधानिक को अच्छा अधिकार दिलवाने के लिए. इस वीडियो में हमने जुडिशियल रिव्यू को देखा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.